तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सभी लोग का स्वागत है क्राइम की कथा के इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल होंगे। आज की कहानी सुनाऊँ उससे पहले आपको एक दिल को कचोट देने वाली एक सच्ची घटना के बारे में आपको बताता हूँ। ये घटना अभी 2 दिन पहले ही घटी है। 18 अक्टूबर 2023 को एक महिला जिसका नाम था सुषमा, वो अपने 4 साल के बेटे को चॉकलेट दिलाने के लिए अपनी स्कूटी पर लेकर निकलती है। करीब 8 बज रहे होंगे। महिला प्रेग्नेंट थी। 8 बजे वो निकलती है बच्चे को लेकर, लेकिन 10-11 बज जाते हैं और वो महिला घर पे वापस नहीं आती है। नहीं आने पर जो भी परिवार के और परिजन रहते हैं, जिसमें उसका पति करीब 9 बजे वो काम करके वापस आता है, और ये सभी लोग जुटते हैं तो बोलते हैं महिला अभी तक आई नहीं, कहाँ गई। पता चलता है चॉकलेट दिलाने अपने बच्चे को गई है। जब रात के 11 बज जाते हैं तो परिजन घबरा जाते हैं, क्योंकि महिला प्रेग्नेंट थी और उसके साथ एक छोटा बच्चा था। खैर, इसी उधेड़-बुन में वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। ये घटना है महाराष्ट्र के चंद्रपुर का। वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पे उस महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। लिखवाने के बाद पुलिस भी, महिला प्रेग्नेंट थी और एक छोटा बच्चा भी था, तो पुलिस भी हरकत में आती है। हरकत में आने के बाद वो रात में ही 18 अक्टूबर 2023 को ही उसी दिन एक ऑपरेशन चलाती है। पहले तो जो महिला थी उसका मोबाइल नंबर से उसका लास्ट लोकेशन चेक किया जाता है। महिला का लास्ट लोकेशन वर्धा नदी के पुल के आसपास दिखाई दे रहा था। पुलिस की एक टीम वर्धा नदी के पुल के पास रवाना की जाती है। वहाँ आती है पुलिस, खोजबीन करती रहती है, लेकिन पूरी रात हो जाती है और उन्हें कोई ऐसी जानकारी उस महिला के बारे में नहीं मिलती है। जब सुबह हो रही थी तो एक आदमी बताता है कि सर, यहाँ पे किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है और उसके बाद वहाँ पे उसको एक डेड बॉडी मिलती है, और डेड बॉडी के बगल में ही एक छोटा बच्चा था जो रो रहा था, बिलक रहा था और चॉकलेट के लिए डिमांड कर रहा था। खैर, पहचान हो जाती है, वो महिला सुषमा पवन कांगड़े ही थी, जो रात में अपने बच्चे को चॉकलेट दिलाने के लिए गई थी। वहीं उसकी बुरी हालत में स्कूटी भी पड़ी हुई थी। जब घटना का खुलासा हुआ तो ये पता चलता है, जब महिला ये अपने घर से निकलती है चॉकलेट दिलाने के लिए, तो जब ये पुल के पास आती है तो इसका किसी ट्रक को देखकर इसका थोड़ा बैलेंस बिगड़ जाता है। बैलेंस बिगड़ने के बाद ये सीधे पुल से नीचे 30 फीट नीचे गिर जाती है। गिरने के बाद थोड़ी समय में इसकी मौत हो जाती है, लेकिन इसका जो बच्चा था वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है, लेकिन उसकी मौत नहीं होती है। खैर, बच्चे को पुलिस वाले उठाते हैं और उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं, और उसकी माँ का पहले पंचायतनामा होता है, फिर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। तो ये थी एक अफसोसनाक कहानी। अब आते हैं अपनी कहानी के ऊपर। बिहार के बेगूसराय के बछवाड़ा क्षेत्र में जब आसपास के मजदूर दोपहर का काम करके अपने घर पे खाना खाने जा रहे थे, तो वहीं पे उनको सड़क किनारे एक डेड बॉडी दिखती है। डेड बॉडी में 2 गोलियां मारी गई थी। जो भी मजदूर रहते हैं वो वहाँ के नज़दीकी थाना क्षेत्र में पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस की टीम आनन फानन में भागते हुए आती है। आने के बाद पहले तो 100 की पहचान कराने की कोशिश करती है, लेकिन 100 का पहचान नहीं हो पाता है। खैर, पुलिस वाले डेड बॉडी का पंचायतनामा करते हैं और बॉडी को सील बंद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लेकिन उसी दिन शाम को, ये घटना थी 30 अप्रैल 2023 की, उसी दिन शाम को पता चल जाता है कि मरने वाला शख्स, जिसका नाम शिवम कुमार है, वो पड़ोसी गांव का रहने वाला है। शिवम कुमार के परिवार वालों को खबर दे दी जाती है। परिवार के जो भी सदस्य रहते हैं उन लोग का रोना पीटना शुरू हो जाता है। खैर, परिवार के सदस्य में उसका भाई, उसकी भाभी और उसके माँ बाप सब लोग पोस्टमार्टम हाउस में आते हैं। आने के बाद डेड बॉडी की पहचान हो जाती है, और जो भी और भी कार्यक्रम करना था करने के बाद, अंतिम संस्कार करने के बाद, पुलिस अपनी पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ करने के टाइम इसकी जो भाभी थी, जिनका नाम था चांदनी कुमारी, वो दहाड़े मार मार के रो रही थी। इतना रो रही थी कि आसपास के जो लोग रहते हैं वो, जब वो बेहोश हो जाती थी तो उसको पानी के छींटे मार मार के उसको जगाते थे। और वही हाल इसके भाई का था, जिसका नाम था शुभम कुमार। ये भी बुरी तरीके से दहाड़े मार मार के रो रहा था। खैर, ये सब चलता रहता है। पुलिस अपनी पूछताछ जारी करती है। गांव के लोग और जो पड़ोसी रहते हैं वो भी परेशान रहते हैं कि शिवम इतना अच्छा लड़का था, अपने परिवार का देखभाल करता था, सब कुछ ठीक था, इसकी किससे दुश्मनी हो सकती है कि वो इसको गोली मार के इसकी हत्या कर दे। लेकिन पता ये चलता है कि शिवम मेला देखने के लिए वहाँ पे गया हुआ था, और ये मेला देखने गया था मनोज डी के पास, एक कादराबाद पड़ता है, वहाँ पे मेला देखने गया था, और वहीं पे इसको किसी ने गोली मार दी। और गोली मारने के बाद इसकी जो बाइक थी पल्सर, उसको भी वो लोग उठा ले गए। पुलिस
ये समझती है कि शायद चोरी की वजह से, चोरी करने के हिसाब से इसको गोली मारा गया और बाद में इसकी बाइक को उठा लिया गया। खैर इसी हिसाब से पुलिस अपनी जांच करती रहती है, लेकिन 12-13 दिन बीत जाते हैं, करीब 15 दिन हो जाते हैं और इसमें कुछ भी खुलासा नहीं हो पाता है। पुलिस का एक मुखबिर एक दिन बताता है कि पुलिस वालों को खबर देता है, वो बोलता है कि जो इसका भाई है शुभम कुमार, वो आसपास के लोगों से ये बात कर रहा है कि अब भाई तो रहा नहीं, भाभी अकेली हैं। तो बहुत सारे गांव में ऐसा हुआ है कि बड़े भाई के मरने के बाद छोटे भाई से उसकी भाभी की शादी हो जाती है और परिवार वाले खुशी खुशी से उसकी शादी भी करा देते हैं। जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं कि छोटा भाई बड़े भाई की बीवी से शादी करना चाहता है, तो वो उसको थाने बुलाते हैं। थाने बुलाने के बाद वो शुभम से अच्छे से पूछताछ करते हैं। पहले तो ये डायरेक्टली ये बात नहीं करते हैं कि शादी करना चाहते हो, ये करना चाहते हो। वो बोलते हैं कि 15 दिन हो चुके हैं और घटना में कोई खुलासा नहीं हो रहा है, अब तुम ही कुछ प्रकाश डालो और इस घटना का कुछ भी जानकारी हो तो तुम बताओ। लेकिन शुभम टस से मस नहीं होता है। पुलिस जो भी पूछती थी वो उसके जैसे जवाब तैयार करके पहले से रखा था, वो एकदम सटीक जवाब देता था। पुलिस परेशान होती है। अब पुलिस के पास कोई और तरीका नहीं था। पुलिस वाले ये पूछना शुरू करते हैं, अच्छा अब तुम ये बताओ, जब तुम्हारे भाई शिवम का कत्ल हुआ उस समय तुम कहाँ पे थे? पूरा उस दिन का रूटीन बताओ, 30 अप्रैल 2023 का पूरा अपना रूटीन बताओ। जब ये बार बार पुलिस वाले ये पूछने लगते हैं कि जब तुम्हारा भाई मेला देखने के लिए गया था, करीब 2 बजे की ये घटना है, उस टाइम तुम कहाँ थे, तो उसी में शुभम फंस जाता है। लेकिन उसके बाद भी वो सच्चाई बयान नहीं करता है, वो बार बार पुलिस वालों को घुमाता रहता है। अब पुलिस वाले एकदम आजीज आ गए थे, 2-3 दिन से इसको पूछताछ के लिए बुला रहे थे, बार बार परेशान हो रहे थे। लेकिन एकदम परेशान होने के बाद पुलिस की भी जब सीमा टूट जाती है तो उससे पूरी सख्ती से पूछताछ करते हैं। लेकिन घंटों तक वो उनकी सख्ती को सहता रहता है। पुलिस वालों को भी लग रहा था कि शायद इसको कुछ पता नहीं है। लेकिन जब श्रेणीबद्ध पूछताछ होने लगती है तब शुभम बोलता है, साहब अब बस करिए, मैं सब कुछ सच सच आपको बताता हूँ। शुभम बताता है कि अभी 1 साल पहले ही मेरे बड़े भाई जिसका नाम शिवम कुमार था, उसकी शादी हुई थी। शादी उसकी चांदनी नाम की एक महिला से हुई। चांदनी की उम्र 21 साल और शिवम जो था जिसकी मृत्यु हो गई उसकी उम्र 23 साल थी। शादी हो गई, लेकिन जो भैया थे वो 15-20 दिन बाद ही अपने काम के लिए गुजरात निकल गए। गुजरात जाने के बाद उस समय मेरे को भाभी से अच्छे खासे बात करने का मौका मिला। हम लोग पहले हंसी ठिठोली से बातचीत करते रहते थे, सब कुछ ठीक ठाक था। भाभी को मैं मार्केट से सामान ला के खरीद के देना, खिलाना पिलाना में बहुत ध्यान रखता था। इसी ध्यान रखने के बीच में हम दोनों लोग करीब आने लगे और जब 6 महीने हुए थे, शादी के इन लोग के 6 महीने हुए थे, उसके पहले ही हमारा और भाभी का संबंध बन गया। पहली बार संबंध बनने के बाद हम लोग इसी उधेड़-बुन में जुटे हुए रहते थे कि कब परिवार के सभी लोग बाहर जाएं या घर में ना रहें तो फिर हम लोग साथ रह सकें। सब कुछ ठीक रहता है, हम लोग के रिश्ते ठीक ठाक रहते हैं। लेकिन एक दिन मैं अपनी भाभी से बोलता हूँ कि भाभी अब मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तुरंत भाभी मुझे मना करते हुए बोलती हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक घर में एक महिला के 2 पति नहीं रह सकते हैं। तब वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं इसका कोई उपाय ढूंढूंगा और आपको बताऊंगा कि हमारी शादी कैसे हो सकती है। भाभी बोलती हैं जब उपाय ढूंढ लेना तब मेरे पास आना। खैर मैं इधर उधर इसी उधेड़-बुन में जुटा हुआ था कि कोई ऐसा मुझे आइडिया मिले कि मैं अपने भैया को रास्ते से हटाकर और अपनी भाभी से शादी कर सकूं। आसपास में पूछताछ करने पर उसे ये पता चलता है कि कई सारे लोग हैं जिनका बड़ा भाई मर गया है और उसका जो छोटा भाई था उसकी शादी उसके भाभी से हो जाती है। बहुत सारे 3-4-5 केस रहते हैं आसपास के गांव में और उसके गांव में भी थे ऐसे केस। ये सब चीज़ें अपनी भाभी को भी वो बताता है। भाभी को भी इससे कोई ऐतराज़गी नहीं होती है। वो बोलती है ठीक है तुम देख लो तुमको क्या करना है, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक तुम्हारे भाई हैं तब तक मैं उनके साथ ही रहूँगी, पति के तौर पे उनके साथ रहूँगी और बाकी जो हम लोग के बीच चल रहा है वो सब चलता रहेगा। अप्रैल 2023 में मेरे भैया गांव आते हैं और गांव आने के बाद वो परिवार वालों से ये बोलते हैं कि मैं अब अपनी पत्नी को भी अपने साथ गुजरात लेके जाऊंगा। ये सुनने के बाद मेरे और भाभी दोनों लोग के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद मैं अपनी भाभी से बात करता हूँ और उनसे बोलता हूँ कि आपको गुजरात ले जाने से पहले मैं भैया को रास्ते से हटा दूँगा और उसके बाद हम दोनों लोग शादी भी कर लेंगे। भाभी भी इससे सहमति देती हैं और उसके बाद मैं प्लान करता हूँ। उसके बाद मैं अपने दोस्त राजकिशोर को अपने साथ लेता हूँ और उसको एक
बताता हूँ कि मैं अपने भाई को रास्ते में एक जगह बता दिया था, वहाँ पे लेके आऊँगा, उस दिन उसका काम तमाम करना है। मैं उसको 4000 रुपये भी भाभी से लेकर दे देता हूँ। देने के बाद मैं प्लान करता रहता हूँ। अब तारीख आती है 30 अप्रैल 2023 की। इसी समय हमारे गांव के मनोजडीह में एक मेला लगा हुआ था। हमारे गांव का फेमस मेला है। भैया दोपहर का खाना खा के घर से बाहर निकलते हैं। 1 बज रहे होंगे। मैं उनको बोलता हूं कि भैया चलिए हम लोग मेला घूम के आते हैं। भैया बोलते हैं कि ठीक है रुको, कपड़े बदल के आता हूं। मैं बोलता हूं कपड़े बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी वही पुराना सा कपड़ा पहना हूँ। चलिए आज मेला देख के बस आते हैं, कहाँ क्या दुकान लगी है, कहाँ क्या चीज़ लगा हुआ है, और कल भाभी के साथ अच्छे से कपड़े सब कुछ पहन के चलेंगे। भैया को भी ये बात पसंद आती है कि चलो पहले से ही पता रहेगा, कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। इसके बाद मैं अपने भैया को गाड़ी पे बैठाता हूँ। गाड़ी पे बैठाने के बाद थोड़ा आगे जाता हूँ। 1 किलोमीटर मेरे घर से निकले हुए हो गए होंगे। मैं गाड़ी को रोकता हूँ और भैया से बोलता हूँ कि मुझे टॉयलेट लगा है, 1 मिनट में आया। उसके बाद मैं साइड में जाता हूँ और अपने दोस्त राजकिशोर को फ़ोन कर देता हूँ कि तुमको यहाँ पे मेला लगा हुआ है मनोजडीह के पास, उसके थोड़ा पहले मैं गाड़ी को रोकूंगा, तुम वहीं पे आ जाओ। वो जो राजकिशोर रहता है वो भी तैयार रहता है। फिर ये टॉयलेट करके आता है, बात करके आता है उससे। उसके बाद फिर से मैं गाड़ी पे बैठता हूँ और आगे गाड़ी लेकर जाता हूँ। जहाँ पे मेला लगा हुआ था उसके थोड़ी दूर पहले ही, एक आधा किलोमीटर पहले ही राजकिशोर हमारी गाड़ी के आगे आ जाता है। आने के बाद वो बोलता है दोनों लोग गाड़ी से उतरो नहीं तो गोली मार दूंगा। मैं गाड़ी चला रहा था, मैं उतर के थोड़ा दूर भागता हूँ। भैया लेकिन गाड़ी के पास ही खड़े रहते हैं। उसके बाद वो भैया को 2 गोली मारता है और जाने लगता है। मैं उसको इशारा करता हूँ कि गाड़ी लेके जाओ, नहीं तो बाद में पुलिस वालों को मेरे पे शक होगा। इशारा वो मेरा समझ जाता है और गाड़ी लेके वो फरार हो जाता है। पुलिस वाले जब शुभम के मुंह से ये बातें सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं कि कोई भाई अपने ही भाई को रास्ते से कैसे हटा सकता है, वो भी अवैध संबंध के लिए, अपनी भाभी से शादी करने के लिए। खैर उसके बाद पुलिस वाले उसके साथ उसकी भाभी और उसके दोस्त राजकिशोर तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। आसपास के जो भी पड़ोसी थे, गांव वाले थे, किसी को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि शुभम ने ऐसा किया है। घटना का खुलासा होने के बाद जो एसपी रहते हैं वहाँ के, योगेंद्र कुमार, वो इस घटना का खुलासा करने वाले पुलिस की जो टीम रहती है उसको पुरस्कार भी देते हैं। तो ये थी आज की कहानी, जिसमें एक देवर और भाभी के बीच वो सब कुछ हो गया जो शादी के बाद एक पति पत्नी के बीच होता है। और इसका अंजाम ये हुआ कि उसके भाई को अपनी जान गंवानी पड़ी और देवर भाभी अभी जेल में बंद हैं और इनका परिवार तबाह हो चुका है। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि घर के अंदर के जो क्राइम है, जो घर के 4 दीवारी के अंदर होते हैं, उनको ना पुलिस रोक सकती है, ना कोई नेता रोक सकता है, ना कोई मंत्री रोक सकता है, ना कोई एसपी रोक सकते हैं, ना कोई डीएसपी रोक सकते हैं। कोई भी इन घटनाओं को नहीं रोक सकता है। इनको रोकने के लिए हम आपको जागरूक होना पड़ेगा, हम आपको आगे आना पड़ेगा, तभी ये घटनाएं रुकेंगी। नहीं तो ये घटनाएं बढ़ती ही चली जाएंगी और बढ़ती ही जा रही हैं। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। अगर आप सहमत हों तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। ये थी आज की कहानी। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।